वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का ये वीडियो फॉर्म बिल को लेकर के यानी कृषि विधेयक को लेकर के है, जिसमें हम लोग इसमें दिए गए सारे पॉइंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। दोस्तों ये जरूरी हो जाता है जब भी कोई नया विधेयक या कानून बनता है तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि इसमें है क्या। दोस्तों ये 3 विधेयक पास हुए हैं किसान बिल, जिसमें पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020 और तीसरा है हमारा आवश्यक वस्तु यानी कि संशोधन विधेयक 2020। दोस्तों इन तीनों विधेयक को एक एक करके देखेंगे डिटेल में, और इसके लिए काफी हंगामा हो रहा है। कई जगह हड़तालें हो रही है। एक तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने जो कि पंजाब की थी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया इस विधेयक को लेकर के, क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं था। किसान काफी आक्रोशित हैं। तो देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या ऐसा। इन तीनों बिलों के पास होने के बाद किसानों को यह डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों के बीच में काम करने वाले जो दलाल यानी कि आढ़तिया लोग होते हैं उनको कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन तीनों बिल को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी होता क्या है। पहले हम एमएसपी को देखते हैं, फिर इन तीनों बिल को एक एक करके देखेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी है क्या। दोस्तों यह एक वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि गारंटेड मूल्य होता है जो किसानों को उसकी फसल पे मिलता है। यानी कि भले ही बाजार में फसल की कीमत कम हो, इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो किसानों को उसका असर नहीं पड़े, इसलिए न्यूनतम कीमत मिलती रहे, इसलिए एमएसपी दिया जाता है। यानी कि एमएसपी की जो घोषणा होती है दोस्तों वो सरकार करती है, और जो एमएसपी प्राइस होता है उसी प्राइस में वो लेती है, चाहे वो उसकी वैल्यू कम ही क्यों ना हो। ठीक है, सरकार हर फसल सीजन से पहले ही सीएससीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी को तय करती है। ठीक है, सवाल आ सकते हैं कि एमएसपी तय जो करती है वो किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस पे। ठीक है, यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब ज्यादा वस्तुएं होती है तो उसकी प्राइस कम जाती है, जब वस्तुएं कम होती है तो उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है। दोस्तों ये तभी काम आता है जब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस की तरह काम करता है। ठीक है, यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी से आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी पॉलिसी नहीं है लेकिन इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या फिक्स एश्योर्ड प्राइस होता है। जब फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि वो इस हिसाब से वो आपके अनाज को खरीदेगी, आपके कृषि का जो भी चीज है उसे खरीदेगी, तो उसी भाव में खरीदेगी, चाहे उसकी जो कीमत है वो कम ही क्यों ना हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है एमएसपी। एमएसपी की जरूरत ही क्यों पड़ी और यह लागू कब की गई, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट हैं, एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है इसके पूरी डिटेल। ठीक है ना, तो 1950 और 60 के दशक में किसान काफी परेशान थे उस टाइम, क्योंकि यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे, लागत तक नहीं निकल पाते थे कई लोगों की। ठीक है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। फूड मैनेजमेंट का क्या था, बहुत बड़ा संकट बन गया था। तो दोस्तों 1964 में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये कब बनाई गई थी कमेटी, 1964 में, याद रखना है आपको। इसका नेतृत्व किसने किया था, एल.के. झा ने किया था। ठीक है, फिर 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना की गई। आपको पता होगा दोस्तों एफसीआई का, आपने फॉर्म में भरा होगा पेपर के लिए, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। एल.के. झा कमेटी के सुझाव पर ही एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन यानी कि एपीसी भी बनाई गई थी। ठीक है, इसके सुझाव पे, तो एल.के. झा के सुझाव पे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ये सब जो पड़ी कब, जब किसानों को फसलें की अच्छी कीमतें नहीं मिलने लगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एमएसपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं एमएसपी की जरूरत की और भी क्या कारण थे, कि इन दोनों संस्थाओं का क्या काम था, यानी कि एफसीआई का और एक और जो मैंने बताया उसका क्या काम था दोस्तों, इन दोनों का देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। ठीक है, एफसीआई वह एजेंसी है जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है।
ठीक है, देखा आपने, एफसीआई एमएसपी पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करके रखती है, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। पीडीएस के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि इस पे क्या, इस पे गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है ना। एपीसी का नाम 1985 में बदल करके सीएपीसी कर दिया गया था। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है कि एपीसी का नाम सीएपीसी कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये काम करता है एफसीआई। ठीक है, एफसीआई क्या करता है, एमएसपी की जो दर होती है, जो सरकारी दर होती है, उस पर वो अनाज को खरीदते हैं। जिससे क्या होता है, आपको किसानों को फायदा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो विधेयक लेके आई है सरकार, वो कैसे लेके आई है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है ये, चूंकि कृषि और बाजार किसका है विषय, ये राज्य का विषय है। आपने अनुसूची पढ़ा होगा दोस्तों, तो अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या है, राज्य के विषय हैं, केंद्र के विषय हैं और एक समवर्ती सूची है। ठीक है ना। तो दोस्तों कृषि और बाजार है वो जो राज्य का विषय है, जिसमें जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर 14 से और 28 में है ना, विषय संख्या 14 में राज्य आपका क्या है, कृषि, और 28 में बाजार। ठीक है, यानी कृषि और मार्केट जो है वो 14 और 28 नंबर सब्जेक्ट है आपको किसके अंदर, राज्य के विषय के अंदर। तो इसके अंदर दिया गया है कि ये राज्य की चुकी है ये। ठीक है ना, ये राज्य का विषय है। फिर इससे सेंट्रल ने कैसे इस पे कानून बनाया, क्योंकि इस पे अधिकार तो राज्य का है। अध्यादेशों को राज्यों के कार्य और संविधान के निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ प्रत्यक्ष अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा राज्यों का कहना है। ठीक है ना, कि क्या किया है, संघ ने राज्य के जो विषय हैं उसको क्या किया, अतिक्रमण कर लिया है। जबकि केंद्र ने क्या तर्क दिया है कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची के अंदर आता है। और समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर या फिर दोनों अलग अलग अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं, अगर उसमें केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो वो राज्य पे लागू होगी, प्रेशर लागू होगी। ठीक है, प्रेशर के साथ। अगर राज्य नहीं चाहे तो भी उसे उस चीज को मानना पड़ेगा। यही चीज इसमें हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि संघ जो सूची है वो हावी हो रही है किसके ऊपर, राज्य सूची के ऊपर। किसके थ्रू, समवर्ती सूची की वजह से। ठीक है ना। इस तरह से यह संवैधानिक स्वामित्व प्रदान करता है। दोस्तों मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने जितनी भी सूचियां हैं उसके अंदर जो भी विषय हैं, ठीक है ना, तीनों सूचियां जो है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के डिटेल की मैंने बना कर रखा है। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इसे प्ले करके देख सकते हैं। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने क्या साफ किया, इन्होंने कहा है कि इस कानून से किसानों को खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प यानी कि ऑप्शन मिलेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी और क्या हो, किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, ऐसा कहना है कृषि मंत्री का। ठीक है ना। तोमर ने और क्या कहा है कि मंडी के बाहर जो भी ट्रेड होगा, जो भी मार्केटिंग होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो भी बाहर से बिजनेस होगा, ठीक है, बाहर से कहने का मतलब है क्या, जिस पर सरकार का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, किसान चाहे तो राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कहीं भी अपना सामान, अपना जो फसल है वो बेच सकता है किसी को भी विदाउट टैक्स। ठीक है ना। मार्केट में सुधार होगा इससे और किसानों को उससे क्या होगा, वाजिब दाम मिलेगा, ऐसा कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। जबकि आपको किसानों का क्या कहना है दोस्तों, तो दोस्तों किसानों का कहना है कि सरकार मंडियों से बाहर व्यापार की छूट दे रही है। ठीक है, मंडियों से बाहर का मतलब जो आढ़त लोग हैं, जो भी या फिर जो एफसीआई जहां से सामान लेती है एमएसपी के जरिए, या फिर कोई अदर्स जो भी सरकारी संस्था है, उसके बाहर अगर व्यापार की छूट दे रही है तो इससे क्या होगा, किसानों को फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई दर नहीं होगा, जो दर वो तय करेंगे बाहर के लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस वाले, है ना, जैसे आपको रिलायंस इंडस्ट्री हो गई या फिर अदर्स जो हैं आपके बिरला और अदर्स अडानी के जो ग्रुप्स हैं, वो अगर चाहेंगे तो इसमें अगर अपना हाथ डालना तो अपना हाथ डाल सकते हैं। ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर। तो क्या इससे क्या होगा, फार्मर को क्या होगा, फायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े व्यापारियों को फायदा होगा कि वे लोग क्या कहेंगे, बिना टैक्स चुकाए बाहर से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तरफ किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी मिलता था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
यही सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे किसानों का कहना है कि अगर आप बाहर से मार्केटिंग का आप हमें ऑप्शन दे रहे हैं तो हमारा एमएसपी का क्या होगा, एमएसपी लागू रहेगी या नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो आप हमें लिख के दीजिए, ठीक है ना, लीगली आप हमें कागज़ पे लिख के दीजिए कि एमएसपी लागू रहेगी और एमएसपी पे ही अनाज खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा बाहरी लोगों को भी। अगर ऐसा करती है सरकार तो ही किसान शांत होंगे, ऐसा किसानों का कहना है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है, वो स्ट्राइक पे हैं। दूसरी तरफ क्या होगी कि अगर एमएसपी उस पर नहीं देती है और बाहर के लोग किसी अदर प्राइवेट बिजनेसमैन लोग अगर उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो मंडियां हैं, छोटी छोटी मंडियां हैं, ठीक है, जहाँ पे कृषि की फसल खरीदी बेची जाती है, वहाँ क्या होगी, वो ठप पड़ने लगेगी, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, ताकि नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से किसान जिस बात को लेकर परेशान है वो क्या है, ट्रेड एरिया, ट्रेडर और मार्केट फीस। ये तीन चीज़ है जिसकी वजह से किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। पहला अध्यादेश क्या कहता है, पहले देखते हैं। पहला अध्यादेश जो है ना, फर्स्ट बिल जो है हमारा फॉर्म बिल का, उसमें क्या था, ट्रेड एरिया को पहले समझते हैं, ठीक है। अभी तक ज़्यादातर राज्यों में क्या है, एपीएमसी के तहत मार्केट बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एपीएमसी एक्ट क्या है, राज्य सरकार लेके आती है, क्योंकि क्या है, ये कृषि राज्य का विषय है, ठीक है ना। तो एपीएमसी की कौन लेके आता है, राज्य सरकार लेके आता है। मतलब राज्य सरकार अपने प्रदेश में एपीएमसी मंडी को बनाती है। अभी तक जो भी व्यापार होता है वो किसान और ट्रेडर्स के बीच में होता है, ठीक है। इन्हीं में से क्या होता है, एपीएमसी मंडी बनती है, जहाँ पे ये जो क्या होता है, ट्रेडर्स मिलते हैं आपस में, ठीक है ना। आज के समय में ट्रेड एरिया को ही एपीएमसी कहा जाता है, ठीक है। अब नया अध्यादेश जो आया उसमें कहना क्या है कि इन मंडियों को हटा दिया गया है। इसके चलते क्या होगा कि आगे चल के जो बड़े बड़े खरीदार लोग हैं वो क्या होगा, उनको फायदा हो जाएगा। सरकार बोल रही है कि किसानों को स्वतंत्रता दे रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये तो है ही नहीं फ्रीडम, ठीक है। वे अपनी मर्जी से इच्छा के अनुसार कहीं भी मंडी का चयन कर सकते हैं, अब कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है ना। आप मंडी में बेचें या मंडी से बाहर बेचें, किसान बिल्कुल फ्री हैं, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, इससे हमारी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मंडी में बेचना चाहते हैं किसान लोग। आगे हम देखते हैं दूसरा जो अध्यादेश है, यानी कि ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर को इसमें नुकसान हो रहा है। ये क्या है कि दूसरे अध्यादेश में ट्रेडर की परिभाषा को बदल दिया गया है। अब इसमें क्या है, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर और रिटेलर को भी जोड़ दिया गया है। विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें अर्थ्यास पर भरोसा है। क्या है, अर्थ्यास पर भरोसा है। अर्थ्यास क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कमीशन एजेंट को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस मिलता है, सबसे पहली बात, ठीक है। सरकार उन पे भरोसा करती है तो हम भी उन पे भरोसा करते हैं। किन पे, अर्थ्यास पे, जो कहाँ पे है, जो दलाल होते हैं, जो आपको उस पे कमीशन बेसिस पे क्या होता है, आपके अनाज को खरीदते हैं, ठीक है, उस वाजिब दाम में, जो दाम एमएसपी के थ्रू सरकार रेट लगाती है। तो लाइसेंस देने से पहले सरकार उन कमीशन एजेंट को पूरी जानकारी इकट्ठा करके जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें क्या देती है, लाइसेंस देती है। अब जो नया रूल आया है उसके चलते कमीशन एजेंट के अलावा ये सभी लोग काम कर सकेंगे जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर लाइसेंस के पास नहीं है वो भी काम कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो, किसानों के साथ ऐसे फ्रॉड लोगों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा अध्याय के खिलाफ हो गया। पहला अध्याय मैंने बताया आपको, दूसरा जो अध्यादेश है, दूसरा जो विधेयक है वो ये चीज़ है, ठीक है ना। अब तीसरा क्या कहता है दोस्तों, मार्केट फीस। तीसरे अध्यादेश से क्या हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मार्केट के फी पे। वो कैसे, नए अध्यादेश में कई तरह से लगने वाले जो मार्केट फीस होती थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। विरोधकर्ता को यह नया रूल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि मंडी के बाहर, ठीक है, मंडी के बाहर जो भी लेन देन होगा उसका फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर को होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। नए रूल से किसान, कमीशन एजेंट एवं राज्य सरकार तीनों प्रभावित होंगे। कैसे, मार्केट जो फीस होगी उससे राज्य को नुकसान होगा, ठीक, क्योंकि एमएसपी पर जब सामान नहीं खरीदा जाएगा तो क्या होगा, राज्य को क्या मिलेगा, टैक्स नहीं मिल पाएगा, तो राज्य क्या करेगा, राज्य को नुकसान होगा, ठीक है। दूसरा है ट्रेड एरिया। इसके प्रावधान के अनुसार क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। और ट्रेडर वाले जो प्रावधान है उसके क्या होगा, अर्थ्यास यानी कि जो कमीशन एजेंट होता है उसको नुकसान होगा। तो कमीशन एजेंट वाले को भी नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। ये तीनों चीज़ें हो रही है। इस वजह से क्या, कई राज्य भी इस बिल के खिलाफ हैं। किसानों के साथ साथ ही किसान तो हैं ही खिलाफ, और साथ में कई बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे रिटेलर्स हैं, है ना, जो अर्थ्यास लोग हैं, जो कमीशन एजेंट वाले हैं, वो भी उनके साथ लगे हुए हैं, किसानों के साथ। और कई राज्य भी हैं जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों को नुकसान पहुंचाने वाला है।
अगला देखते हैं कृषि विधेयक जो है, इसमें दोस्तों कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनके रूप बनाया गया, ऐसा कहना है किसानों को मोल तोल करने की जो शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्योंकि क्या करेंगे वो पहले ही इसे क्या करेंगे, फिक्स करवा लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हो क्या रहा था कि जो भी किसान हैं, ठीक है ना, जितने भी किसान लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो है ये जो मॉडल लेके आई है ना, ये पश्चिमी देशों का मॉडल है। कहने मतलब कि जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ के मॉडल को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्या किया जा रहा है, इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे क्या होगा, किसानों को शोषण होगा। उनके कैसे होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जब फार्मिंग से पहले ही, उपज से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि मैं आपका ये जो इतने जो एरिया के जो खेत है, इसके जो सामान है, जो भी उपज है, वो मैं खरीदूंगा इस दाम में, इतने दाम में मैं खरीदूंगा। ठीक है, अब बाद में जब उसकी उपज हो जाएगी तो उसे रिजेक्ट कर लेंगे कि नहीं, आपका जो उपज है वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी वाला नहीं है, हम आपका सामान नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर उससे क्या कर सकते हैं, उसकी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उनके उत्पाद को खराब बता करके उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, यानी कि बार्गेनिंग की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से कृषि के लिए को लेकर, इस कानून को लेकर के, इस विधेयक को लेकर के किसान काफ़ी नाराज हैं। इससे जो जितनी बड़ी निजी कंपनियां हैं, निर्यातक हैं, थोक विक्रेता हैं और प्रोसेसर है, इससे क्या कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। आवश्यक वस्तु संशोधन जो विधेयक है, जो तीसरा हमारा विधेयक है, उसके अनुसार एक और पॉइंट है कि वो ये जो प्रस्तावित कानून के अनुसार जो वस्तुओं की सूची में जैसे कि अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसे जो कृषि उपज है उसको युद्ध, ठीक है, युद्ध, अकाल या फिर असाधारण मूल्य वृद्धि या प्राकृतिक आपदा जैसी जो असाधारण परिस्थिति होती है उसको छोड़ करके जो भी सामान्य परिस्थिति है, ठीक है, उसमें से ये जो आवश्यक वस्तु यानी कि एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट है, इसके अनुसार उसे क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो उससे क्या होगा, इससे जो भंडार की जो सीमा है उस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन होंगे वो सस्ते दामों में किसानों से अपना सामान को, अपने उपज को खरीद लेंगे। आलू, दाल, प्याज वगैरह खरीद लिया और उससे क्या करेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। बड़े बड़े वेयर हाउस बना कर रखे हैं अडानी का और भी अदर्स बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तो वो क्या करेंगे, उस वेयर हाउस में, उन कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े में क्या करें, उसे स्टोर करके रखें। क्योंकि उसकी पहले क्या थे, उसकी लिमिटेशन थी कि हाँ आप इतने क्विंटल या इतने उपज या इतना जो है आप इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं स्टोर करके। इसमें क्या होगा, स्टोर करने की जो सीमा थी उसे क्या कर दी, हटा दी गई। तो उससे क्या होगा, ये लोग क्या करें, मार्केट में उस वस्तु की क्या करेंगे, कमी लाएंगे पहले, फिर क्या होगा, उसका जब कीमत बढ़ जाएगी तो फिर उसको क्या करेंगे, वो दोस्तों भंडार की सीमा समाप्त होने के बाद जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों फार्मर्स और मिडिल क्लास फैमिली का, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों पर पड़ेगी। हमारे साथ कंटिन्यू बनने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बना रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जहां तक हो सके इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। हमारे साथ बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।